वेलकम यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। हम यूएफसी लॉसूट के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जो खबर है उससे किसको क्या फर्क पड़ेगा इस बारे में बात करेंगे। कॉनर मैकग्रेगर ने क्या कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम फ्रांसिस नगानू की नेक्स्ट फाइट के बारे में बात करेंगे, कुछ बातें करेंगे यूएफसी 308 की, कुछ बातें करेंगे यूएफसी 312 की, और इलीगल जो नी के बारे में जो खबरें चल रही हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया में उनके बारे में भी बात करेंगे। ब्रैंडन शॉप नेट डियाज के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और ये है कि इफ यू वांट टू बी पार्टनर ऑफ दिस चैनल, अगर इस चैनल के पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपके लिए कुछ खबर है, ठीक है। और अगर आप सीरियस हैं तो तुरंत संपर्क कीजिए, ठीक। चलिए पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर ये है, और ये जो ऑफर है नीचे इसमें आपको कोई भी लॉस कहीं पे भी नहीं है ना, तो वो ध्यान रखें। एनीवेज अगर अपन खबर पे चले तो सबसे पहली खबर जो है वो है यूएफसी लॉसूट के बारे में। तो $375 मिलियन के आसपास का लॉसूट था। तो आप 375 मिलियन को समझ लीजिए 1500 करोड़ के आसपास का। बहुत छोटी रकम, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो 375 8 24 नहीं, लगभग 2800 करोड़ के आसपास, स्टिल बहुत छोटी रकम है। तो इस रकम को, इस जो यूएफसी लॉसूट जो पहले बार दिया गया था उसमें भी लगभग 375 मिलियन के आसपास ही थे, बट उसमें से जो ली क्लास है जो कि 2016 तक की क्लास है उसको 320 मिलियन डॉलर्स मिल रहे थे, और बाकी जो थे वो बाद वाली जॉनसन वाली क्लास को मिल रहे थे, 2016 से 2021 तक की क्लास है ना। पर अब जो नया जो ऑफर है उसके हिसाब से $375 मिलियन सिर्फ ली क्लास को मिल रहे हैं, यानी कि 2010 से 2016 तक वाली क्लास को, ठीक है। अब इससे एक्चुअल में क्या है, इससे क्या हुआ कि क्या सब कुछ सॉल्व हो गया? नहीं, एक्चुअली ये है कि ये प्रिलिमिनरी अप्रूवल है, यानी कि जज ने प्रिलिमिनरी अप्रूवल दिया है, फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है। दूसरी बात जो है, इससे फाइटर्स को फायदा है कि नुकसान है? नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो है $375 मिलियन में यूएफसी इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि यूएफसी को पता था कि अगर ये फाइट आगे जाएगी तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब आप पूछ रहे हैं कि फाइटर क्यों तैयार हो गया? फाइटर ये तैयार हो गए इसलिए क्योंकि फाइटर गरीब है दोस्त। फाइटर को लगता है कि अगर आज ₹5 मिल जाए तो बहुत है, कल के ₹10 किसने देखा है मिले ना मिले। तो इसलिए फाइटर्स ने अप्रूव कर दिया, और फाइटर्स पे चारों तरफ से दबाव था, एक नहीं चारों तरफ से दबाव था। जब हम नेट डियाज और ब्रेंडन शॉप वाली बात करेंगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे फाइटर्स पे दबाव था। दूसरी बात, ये फाइटर्स के लिए नुकसानदायक और इसलिए भी है क्योंकि, खैर ये तो उन फाइटर्स के बारे में बात कर लिया हमने जो फाइटर्स इस क्लास एक्शन लॉसूट में थे, उनके लिए कैसे नुकसानदायक। अब नुकसानदायक जो करंट फाइटर्स के लिए है, इसलिए क्योंकि अगर ये एंड तक जाता ना ये लॉसूट तो इंजेक्टिव रिलीफ मिलता फाइटर्स को, और उसमें जजेस ये ऑर्डर कर सकते थे कि यूएफसी अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें नहीं रख सकती, यूएफसी फाइटर्स को ये करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, यूएफसी ये नहीं कर सकती, यूएफसी वो नहीं कर सकती। पर क्योंकि दोनों पार्टी एग्री हो गई हैं इसलिए जजमेंट तक ये जाएगी नहीं केस, तो इस वजह से बात यहीं पे खत्म हो गई है, और हम जो उम्मीद कर रहे थे जजेस से वो खत्म हो गई, ठीक है। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो कायो बुराहालियो को लेकर है। कायो का कहना है कि उसकी फाइट लगभग तय हो गई है इजराइल अदेसानिया से, पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये 5 राउंड फाइट हो। मैं समझ सकता हूँ कि आखिर वो क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये 5 राउंड फाइट हो, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आखिर क्यों इजराइल अदेसानिया इस बात के लिए शायद अग्री ना हो। एनीवेज, आई रियली लाइक दिस फाइट। आई थिंक कायो जो है वो डिजर्व करता है इस फाइट को, ठीक। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो नीट डियाज और ब्रेंडन शॉप को लेकर है। जिस खबर में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट इस खबर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहली खबर की तरफ चलते हैं जो मैंने स्टार्ट किया था। पहली खबर आपको पता है ये थी कि यूएफसी का जो लॉ सूट है वो प्रिलिमिनरी सेटलमेंट हो गया फाइटर्स और यूएफसी के बीच में। तब मैंने आपको कहा था कि फाइटर्स पे बहुत ज्यादा दबाव था। अब एक्चुअली 500 फाइटर हैं उसमें, ठीक है। तो 50 फाइटर्स पे दबाव नहीं था, बट 450 फाइटर्स पे दबाव था। मैं बताता हूँ कैसे। 50 फाइटर्स ने अपने आप डिसीजन लिया कि हम जज को लिखेंगे कि भाई प्लीज एक्सेप्ट कर लो ये सेटलमेंट, प्लीज 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 एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हमको बहुत पैसे की जरूरत है। क्योंकि कुछ ने लिखा कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके के लिए परवरिश के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ ने लिखा कि मेरी ये टांग खराब है, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ ने कहा कि मेरे पास सीटीई है, राइट, ट्रॉमा है यूएफसी के बाद से,
उसके लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इस इलाज के लिए पैसे नहीं है, उस इलाज के लिए पैसे नहीं है, मैं यहाँ गरीब हूँ इसलिए पैसे नहीं है, वो वहां गरीब है इसलिए पैसे नहीं है। ऐसे करके जज पे दबाव डालने के लिए 50 लेटर लिखे गए। बात वहीं खत्म नहीं होती है। मीडिया की जो सारी आउटलेट जो यूएफसी से जुड़ी हुई हैं, जो यूएफसी को कवर करती हैं, चाहे वो दुनिया भर के आउटलेट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और दुनिया भर के जो वो हैं वो भी दबाव डालने लगे कि भाई ऐसा है कि अगर बाद में जाएगा तो हो सकता है कि उनको ज्यादा पैसा मिल जाए, बट अभी इतना पैसा जो मिल रहा है वो भी तो अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से दबाव डाला गया जजेस पे। और जो दबाव डालने में ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है। एक सेलिब्रिटी है ब्रेंडन शॉप। ब्रेंडन शॉप ने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया कि उसका जो टीममेट है, शेन कार्विन की बात कर रहा है, और शेन कार्विन का सीटी इतना खराब है कि वो अपने जूते की लेस भी नहीं बांध पाता। क्या मैं ये बात कह रहा हूँ कि शेन कार्विन के बारे में वो झूठ बोल रहा था? नहीं, शेन कार्विन की हालत वही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यूएफसी। अच्छा, अब लॉजिक समझो। यूएफसी शेन कार्विन की इस हालत के लिए जिम्मेदार है, इसलिए यूएफसी को कम पैसे में ही छोड़ दिया जाए आज ही। ब्रेंडन शॉप का कहना था कि शॉप जो है इस पैसे का उपयोग कर सकता, राइट, ही कैन यूज दिस मनी। मेरे ख्याल से ब्रेंडन शॉप मिलियनियर है। अगर उसकी टीम मेट की उसको इतनी फिक्र थी तो वो पैसे दे सकता है। और यह है कि जब भी ये लॉसूट खत्म होगा तो पैसा तो सभी को मिलता, और इंजंक्टिव रिलीफ भी मिलता, और इंजंक्टिव रिलीफ अगर मिलता तो फिर ऐसा रिलीफ मिलता जिससे सारे फाइटर्स को फायदा होता। अभी जो है कुछ पैसा मिलेगा फाइटर्स को, और फाइटर्स को किस किस हिसाब से मिलेगा? जिसका रेवेन्यू कट जितना ज्यादा था उसको उस हिसाब से मिलेगा। कॉर्नर मैगेगर ने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, फिर भी 15-20 मिलियन डॉलर मिलेंगे इस पूरे लॉसूट से कॉर्नर को, है ना। तो ये है। तो ये जो दबाव डालने की जो प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ कि ब्रेंडन शॉप भी इसमें शामिल था, नोइंगली और अननोइंगली। आपको क्या लगता है? जैसे मैं मीडिया में बोलता हूँ चिलिंग इफेक्ट होता है, बड़े लोगों के खिलाफ, पावरफुल लोगों के खिलाफ मीडिया बोलता क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि उनको पैसा मिलता है। देखिए, मीडिया के मान लो कि मीडिया में 1 2 3 4 5 जर्नलिस्ट है। नंबर 1 जर्नलिस्ट ने बड़े लोगों के खिलाफ बोला, कुछ पावरफुल लोगों के खिलाफ बोला, तो उसको क्या है, इंटरव्यू मिलना बंद हो जाएंगे, हो सकता है उसकी नौकरी चल जाएगी। तो बाकी के 4 समझ जाएंगे अपने आप कि भाई ये काम नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको पैसा आता है महीने में, जैसा क्या कई लोग समझते हैं। इसको कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। तो हो सकता है कि इसी इफेक्ट की वजह से ब्रेंडन शॉप ने वीडियो बनाया हो, जो भी हो। तो नहीं, टियास ने कह दिया कि वी बिग ओल्ड पुशी पुसी। उसके बाद ब्रेंडन शॉप ने उसको चैलेंज कर दिया कि भाई मैं सिर्फ 70 से 20 पाउंड ओवरवेट हूँ। पहली बात तो ब्रेंडन शॉप और ये 20 पाउंड ओवरवेट नहीं है। नेट डियास मेरे ख्याल से कभी 190 पाउंड के ऊपर नहीं गया, और ब्रेंडन शॉप कभी 230 पाउंड से नीचे नहीं आया। और मेरे ख्याल से अभी दोनों को देख के ही लगता है कि दोनों के बीच में अभी भी 60 पाउंड का फर्क है। उसने कहा कि ग्रैपलिंग मैच में चैलेंज कर दे। उसके बाद उसने एक और बात कही जो हद से ज्यादा टुच्ची थी, वो ये है कि अपने हैंडलर से पढ़वा लेना है। वो ये कहना चाह रहा है कि नेट डियास पढ़ भी नहीं सकता है। और इस फाइट की शुरुआत जो है 7 साल पहले कॉनर मैकग्रेगर की फ्लॉयड मेवेदर से फाइट में हुई थी। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे ना, तब ब्रेंडन शॉप ने एक वर्ड बोला था जो मेरे दिमाग में अभी तक, एक सेंटेंस बोला था जो मेरे दिमाग में अभी भी है, और वो समझ में आया था कि कितना टुच्चा सेंटेंस है। कुछ ऐसा ही मैक्स होलोवे ने अभी भी किया। मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं फाइट जैसी खत्म हुई तो ब्रेंडन शॉप और नेट डियास बहस कर रहे थे, और जब ब्रेंडन शॉप को लगा कि वो बहस में नहीं जीत रहा है तो उसने बोला यूज योर वर्ड्स। यानी कि नेट डियास को एक कहना चाहिए, अबे तेरे को तो बोलते भी नहीं बनता क्लियर। ये बात सच है। हो सकता है सीटी की वजह से, क्योंकि नेट डियास पहले जब था वो बहुत क्लियरली बोलता था। आजकल वो क्लियरली बोलते हुए समझ नहीं आता, तो इससे समझ में आता है कि सीटी अपना असर कर रही है। और फिर आप उसका मजाक उड़ाते हो नेट डियास का कि वो क्लियर वर्ड नहीं बोल सकता, और फिर दूसरा शेन कार्विन के पक्ष में बोलते हो, राइट। तो इट डजंट मेक सेंस, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि सेम सेम बकर जो है अभी मैक्स हॉलोवे ने की। मैक्स हॉलोवे, आपको पता है कि मैं फैन हूँ मैक्स हॉलोवे का, बट मैक्स हॉलोवे ने सही से लैंग्वेज नहीं बोलने के लिए इलिया टोपुरे का जो मजाक उड़ाया, दैट वाज एम्बैरेसिंग, राइट। इलिया टोपुरे जितनी लैंग्वेज बोलता है ना, मैक्स हॉलोवे को उसकी आधी भी नहीं आती। सो दैट वाज एम्बैरेसिंग। बट मतलब बट नहीं कह रहा हूँ, बट के पहले कोई चीज मतलब नहीं रखती, इसलिए बट नहीं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें है ना। और फिर नेट डियास ने एंड में कहा कि यू वुड बी सरप्राइज। वो उसी को कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि जब जो रोगन ब्रेंडन शॉ को कह रहा था कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, क्या तुमको क्या लगता है तुम केन वेलास्केस को हरा दोगे? तो ब्रेंडन शॉ ने कहा था यू वुड बी सरप्राइज। तो जो रोगन ने कहा कि नो, आई थिंक यू वुड बी सरप्राइज। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। अगली खबर जो है वो फ्रांसिस नगानो को लेकर है। मतलब दुनिया में जो सारे जो सीरियस हैवीवेट है ना, और जो फ्रांसिस नगानो से फाइट करने के लायक हैं, चाहे वो बॉक्सिंग में हो, चाहे किक बॉक्सिंग में हो, चाहे एमएमए में, उनमें से रिको वेरहुवन भी है,
जो शायद एक्चुअली केपेबल हो फ्रांसिस गानो से फाइट करने के लिए, और जिसकी शायद फाइट हो सकती है फ्रांसिस से। कारण ये है कि राइजन के साथ पहले भी रिश्ते रहे हैं बेलाटोर के, और अब बेलाटोर को खरीद लिया है पीएफएल ने, तो मेरे ख्याल से वो रिश्ते अभी भी जिंदा होंगे। तो वेरी हुन अगर फाइट करता है फ्रांसिस गानो से, तो आई वुड लाइक टू सी दैट फाइट। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि जैक डेला मेडलेनर का कहना है कि वो यूएफसी 312 में अभी तक के सबसे बेस्ट वेल्टरवेट से फाइट करेगा। वैसे अभी तक का सबसे बेस्ट वेल्टरवेट जीएसपी है, जिससे वो फाइट नहीं कर रहा है, बट मेरे ख्याल से वो कमार उस्मान की बात कर रहा है। सो आई एम ओके विद इट, आई वांट टू सी दैट फाइट। कमार उस्मान 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक में है, बट वो आखिरी फाइट को मैं नहीं गिनता, जो कि बहुत शॉर्ट नोटिस फाइट थी, और ही वाज डूइंग वेरी गुड इन दैट फाइट। एनीवेज, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली आखिरी खबर जो है कि आपको पता है कि एक बॉक्सिंग फाइट में एमएमए वाला गया था, और जब उससे बॉक्सिंग करते नहीं बन रही थी, तो उसने किक मारा और नॉकआउट कर दिया। एंड दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज एम्बैरेसिंग। तो लोगों का कहना है कि इस आदमी को बैन कर दिया जाए। मेरा मानना है कि सही है कि इसको बैन कर दिया जाए। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। एक ताइक्वांडो क्लास में हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि स्पार करना है, बट पंचेस यूज नहीं करना है, सिर्फ किक्स यूज करना है। ठीक है, और जब स्पारिंग हो रही थी तो एक आदमी जिससे मेरे को बहुत ज्यादा नफरत थी तब भी, और शायद आज भी, मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 25 साल पुरानी बात। तो 25 तो नहीं होगी, फिर भी 20 साल तो पुरानी होगी, 20 नहीं, 22-23 साल पुरानी। एनीवेज, तो एक आदमी जिससे मेरे को, आई लिटरली हेटेड हिम, उससे ही मैं स्पार कर रहा था, और साला किक में मुझसे आ गया था। तो आई स्टार्टेड लूजिंग दैट फाइट। आई थॉट दैट, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, आई पंच्ड हिम इन फेस। ठीक है, यानी ही फेल्ड ऑन द ग्राउंड। ओके, मेरा कोच आया उधर से और मेरे को निकाल दिया गया 20 दिन के लिए। व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग, एंड इफ एनीबडी शुड डू सो, he should be banned, just like I was banned. Right? That was not fair of me. Anyways, but I really like that punching. Anyways, अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। ये थे निटफट जंग की, लड़ेंगे, जीतेंगे। ओ, मैंने जो आपको कहा है वो नीचे है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप सीरियस हैं तो संपर्क कीजिए। ठीक है, ठीक है।